अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूईटी ई-कैट मैथमेटिक्स पास पेपर सीरीज़ के बाद स्टूडेंट्स की ये फरमाइश थी कि नस्ट प्यास और जीके के क्वेश्चंस पेपर के ऊपर भी वीडियोस को बनाया जाए। तो आज हमारी डिस्कशन होगी नस्ट प्यास जीके के पास पेपर्स के ऊपर। अब जीके प्यास के नस्ट के पास पेपर पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट से पूछ कर लिखे गए हैं और बहुत सारे सालों में ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर अगेन एंड अगेन रिपीट भी हुए, तो उनसे पूछ के हम लोग जो है वो क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं। तो ये कोई कयास आराई नहीं है, ख़ुद से नहीं लिखे गए। जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर बताए हैं वही ये सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सैम्पल पेपर के अंदर अवेलेबल थे। तो आइए देखते हैं, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। f of x is equal to sin x into sin inverse x is an dash function। ये कौन सा फंक्शन है? इवन है, ऑड है, बोथ इवन एंड ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इवन फंक्शन क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है जी f ऑफ x के, यानी हम x की जगह रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स को और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आती, पॉजिटिव साइन के साथ वो वापस आता है। ऐसे फंक्शन को इवन कहते हैं। और x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स और माइनस साइन की एक पूरे फंक्शन में चेंज आ जाए तो उस फंक्शन को बोलते हैं और। इसके अलावा इसमें एक रिजल्ट इस्तेमाल होगा कि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स के और साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। अब ये दो अलग आपके एमसीक्यू और तैयार हो गए कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर है और साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है इंटरमीडिएट पार्ट 1 की क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है उसमें ये रिजल्ट गिवन है। ये चैप्टर 10 में है और ये वाला चैप्टर नंबर 13 में है। क्वेश्चन करते हैं जी, x की जगह हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स, तो साइन माइनस का x फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इसका रिजल्ट भी आएगा माइनस का साइन x और इसका रिजल्ट भी आना है जी माइनस का साइन इनवर्स x और दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और ये पॉजिटिव साइन के साथ ओरिजिनल फंक्शन वापस आ गया, इसलिए ये फंक्शन कौन सा है? इवन है। तो क्वेश्चन 1 में जो हमारे पास ऑप्शन बनी है वो है जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है e रेज़ टू पावर a नेचुरल लॉग ऑफ x देन dy ओवर dx। इसमें से क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दी गई हैं, सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो फॉर्मूला है जी डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर f ऑफ x। इसका डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू पावर f ऑफ x और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इस पावर का यानी f ऑफ x का। इसी फार्मूले को इस पे अप्लाई करते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx e रेज़ टू पावर a नेचुरल लॉग ऑफ x। अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर a नेचुरल लॉग ऑफ x और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे a नेचुरल लॉग ऑफ x का। a जो कि कांस्टेंट है इसको हम डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे तो e रेज़ टू पावर a नेचुरल लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। तो इसमें ऑप्शन बी बन रही है। लेकिन अभी सिर्फ इसी पे हम क्वेश्चन ख़त्म नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन डी में है जी बोथ बी एंड सी। अब इसको भी देखना है कि ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर a नेचुरल लॉग ऑफ x। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर a। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर दिया कि लॉग के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है और ई लॉग कैंसिल हो जाते हैं। ई की बार में जब भी लॉग आएगा इसे आपने ख़त्म कर देना, ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर a
और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dy ओवर dx इज इक्वल टू पावर पहले पावर में से एक कम, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी बनती है जो कि ऑप्शन हमारे पास सी भी सही है बी भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द एरिया ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज़ 0 to 2 पाई। अब 0 to 2 पाई ये चार क्वाड्रेंट के दरमियान में एरिया फाइंड आउट करना है। 0 से π/2, फिर π/2 से पाई से 3 π/2 और अगेन 2 पाई। साइन का फंक्शन आ जाए, कॉस का फंक्शन आ जाए, सिंगल क्वाड्रेंट के अंदर एक क्वाड्रेंट में उसका एरिया किस चीज़ के बराबर होता है 1 के। चूँकि ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर एरिया फाइंड करना है तो इसमें ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो सही है कि इसका आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर साइन या कॉस का जो फंक्शन का एरिया है वो किस चीज़ के बराबर है 1 के। 4 है 1/1 + x² cot इनवर्स x dx, ये सारा किसके बराबर है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि cot इनवर्स x को नाम रख देते हैं t का, और cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x²। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/1 + x², और यहाँ x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, t का डिफरेंशियल dt आ जाएगा। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं कि cot इनवर्स x को नाम रख दिया t और इसका डिफरेंशियल लिया तो -1/1 + x² dx और साथ में आ जाएगा dt। तो 1/1 + x² dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। अब इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, इंटेग्रल -1/1 + x² dx इसकी जगह लिखेंगे dt, 1/cot इनवर्स x इसको हमने नाम रखा हुआ है t का। अब 1/t की इंटेग्रेशन हो जाएगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ t और सम कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, ये तो ऑब्वियस है, और t की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ t हमारे पास था जी cot इनवर्स x और प्लस c जो है, इन सब जगह पर c भी लिख लीजिए। तो इस सारे की इंटीग्रेशन का ये आंसर बना है -log cot इनवर्स x + c, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है। नेक्स्ट है जी, एक फार्मूला है क्वेश्चन 5, टेंजेंट इनवर्स a + टेंजेंट इनवर्स b। ये फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स a + b/1 - ab, जो कि ऑप्शन सी में आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया जी इंटीग्रेशन का, (1/1 + e⁻⁻² (-2x)। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 + e⁻²x, 1 डिवाइडेड बाई e⁻²x कर दिया। पावर का साइन नेगेटिव था, पावर का साइन पॉजिटिव करके रेसिप्रोकल ले लिया है, और इसमें अगर हम एलसीएम लें तो e⁻²x + 1 डिवाइडेड बाई e⁻²x इंटू dx, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये पावर ऊपर चली जाएगी e⁻²x फिर e⁻²x + 1 इंटू dx। अब देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और पावर का डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और जब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे वो भी 2 बन जाएगा। तो यहाँ 2 लाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ एक फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं और नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे फंक्शन का हम लॉग लेते हैं और साथ में लिखते हैं +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव मौजूद है e⁻²x + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस सारे में आप देखिए ऑप्शन हमारे पास बन रही है जी, बी ऑप्शन बन रही है कि 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e⁻²x + 1। तो क्वेश्चन 6 में आंसर हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन 7 है जी, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल। जी इसके लिए की पॉइंट ये है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल if c is equal to plus minus a square root of 1 plus m square। c का ये फार्मूला है, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी अगर c इसके बराबर हो जाए, प्लस माइनस ए स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। अगर हम कंपेयर करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू 16 आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और 1 प्लस एम का स्क्वेयर। एम बोलते हैं कॉफिशेंट ऑफ एक्स, और यहाँ कॉफिशेंट ऑफ एक्स हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो उसका स्क्वेयर करेंगे 4 हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 5, तो 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 5 एक ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी में, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास स्क्वायर वेरिएबल है उसे आप डिफरेंशिएट कर दें। स्क्वायर वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले लें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और 8x का डेरिवेटिव 8 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जो भी स्क्वायर जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना और बाकी सारी चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी हैं। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा -8, x की वैल्यू आ जाएगी -4, -4 आने से ये दो ऑप्शन तो ख़त्म हो गई हैं क्योंकि इसमें +4 आ रहा है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर आएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे आप गिवन इक्वेशन में पुट कर दें, -4 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर -4 लगाएंगे तो 32, यहाँ पे 2y और प्लस का 8 इज़ इक्वल टू 0। अब 16 में से -32 किया, माइनस का 16 प्लस 8 माइनस का 8 और इस तरफ आके +8, तो y की वैल्यू इसमें 4 आ जाएगी, x की वैल्यू -4, तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है 1 + x e की पावर x प्लस e की पावर 2x e की पावर 3x, ये नस्टी का क्वेश्चन है। ये सीरीज़ कौन सी है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ है या बाइनोमियल सीरीज़ है। भाई ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशो एक जैसी आती, आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर लें फर्स्ट पे या थर्ड टर्म को डिवाइड कर लें सेकंड पे या फिर फोर्थ टर्म को डिवाइड कर लें थर्ड टर्म पे, ये कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए। यहाँ भी आंसर e की पावर x आएगा, ये पावर ऊपर चली जाएगी e की पावर x, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी e की पावर x। इसमें रेशो सेम आ रही है और जिसमें रेशो सेम आए उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द पीरियड ऑफ सीकन 2x डिवाइडेड बाई 3 इज़। देखिए नस्ट में कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है NET 1, 2, 3 का, उन्हें पता है कि अगर हम अच्छे तरीके से टेक्स्ट बुक पढ़ लें तो हमारा टेस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, शॉर्टकट से मैं इसका आपको एक तरीका बताता हूँ। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पीरियोडिक होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक हैं और दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिनका पीरियड पाई आता है, टेंजेंट और कॉट, इनका पीरियड पाई के बराबर है, जबकि जो रिमेनिंग है उनका पीरियड 2 पाई होता है। तो सीकेंड का जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो है 2 पाई। इसे आपने डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे,
कॉफिशेंट ऑफ एक्स इसका आ रहा है जी 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जी 3 पाई। तो क्वेश्चन 10 में ऑप्शन आ जाएगी बी 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x² minus x minus 2 is equal to 0, form an equation whose roots are माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। जी अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स इस अल्फ़ा बीटा के ऑपोजिट साइन के साथ हैं। यहाँ अल्फ़ा बीटा रूट्स है, जबकि यहाँ पे रूट्स जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर रूट्स ऑपोजिट साइन के साथ हों आपने x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स के साथ। जहाँ जहाँ इक्वेशन में x है उसकी जगह माइनस एक्स लिख दीजिए। ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन इज़ ओवर। ऑप्शन इसमें आ गई है सी। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे। एफएससी में हम इस तरह से सॉल्व करते रहे हैं कि पहले सम ऑफ रूट्स निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, फिर हम फार्मूला लगाते थे x² माइनस SS प्लस P इज़ इक्वल टू 0। उससे भी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट यही आंसर मिलेगा जो हमने x को रिप्लेस कर लिया किसके साथ, माइनस x के साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, अ पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स देन नंबर ऑफ इट्स साइड्स इज़ गिवन बाय। अगर किसी भी पॉलीगन में 44 डायगोनल्स हों तो उसमें नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी होंगी। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये है जी नंबर ऑफ़ डायगोनल्स का। नंबर ऑफ़ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए फार्मूला है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है साइड्स को। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 44, और यहाँ से n इंटू n माइनस 3 इस 44 को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा। n इंटू n माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11 इंटू 8, फिर n इंटू n माइनस 3 इज़ इक्वल टू 11 और 11 माइनस का 3। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, जहाँ जहाँ n है उस n की जगह पे 11 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो n की ऑप्शन आ जाएगी जी 12 में ऑप्शन B 11 इसका सही आंसर है। 13 है जी, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 5,1 टू द सर्कल x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने बतानी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए पहला पॉइंट ये है कि x² y² का कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x² y² का कोफिशिएंट 1 1 आ रहा है, अगर किसी भी सर्कल की इक्वेशन में x² y² का कोफिशिएंट 1 1 नहीं होगा तो पहले हम 1 1 बनाएंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि इस पॉइंट को सर्कल की लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर देना। ये आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये आ जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। x² y² का कोफिशिएंट 1 1 बनाओ और इस पॉइंट को सर्कल की लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 25 प्लस 1 प्लस का 30 माइनस 4 माइनस 3, और इस पे आ गया जी स्क्वायर रूट। और 30 और प्लस 30 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 30 में से 7 माइनस करने से 23, और प्लस का 1 24 प्लस 25 49, और 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 7, और ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डी। तो ऑप्शन हमारे पास आ गई है सी जो है 13 का राइट आंसर आ गया सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस।
जी दो पैरेलल लाइंस हमें गिवन है 6x + 8y - 15, 3x + 4y - 9 = 0। इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए एक लाइन मेरे पास आ रही है 6x + 8y - 15 = 0 और ये दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। और अगर इस इक्वेशन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन को, ये आ जाएगा 6x प्लस का 8y और माइनस का 18 = 0। इस पे मैंने x और y के कोफिशिएंट सेम कर लिए हैं क्योंकि लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में कह रहा है जी डिस्टेंस बताइए क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस अगर आपने मालूम करना है तो C2 - C1 और इस पे मॉड डिवाइडेड बाय √(a² + b²। अब ये C2 - C1 क्या चीज़ है, ये कांस्टेंट है। जो दो इक्वेशंस हैं उनके कांस्टेंट हैं माइनस का 18 और माइनस 15 + 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाय a² + b²। a कोफिशिएंट ऑफ x है और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है। तो 36 प्लस का 64 और इस पर एब्सोल्यूट 15 में से 18 माइनस करेंगे और चूँकि एब्सोल्यूट है तो ये 3 रह जाएगा। 64 36 ये होता है जी 100, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 10। तो इसमें 3/10 अगेन ऑप्शन आ गई है, सी ऑप्शन क्वेश्चन 14 में। देखिए इसे मैं ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा। इंटर में ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि हम किसी एक ऑफ x या y को 0 रख लेते थे और किसी एक लाइन के ऊपर हम पॉइंट फाइंड आउट करते थे, फिर उस पॉइंट का दूसरी लाइन से हम डिस्टेंस मालूम करते थे। यहाँ हमें अपना टाइम सेव करना है। दो पैरेलल लाइंस के लिए शॉर्टकट मेथड है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, दोनों के कांस्टेंट आपस में माइनस कर लें डिवाइडेड बाय √(a² + b²। a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x, b कोफिशिएंट ऑफ y है, लेकिन ख्याल करना है ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है जी, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विच इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to π/2। जी 0 से π/2 में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंक्रीज करती है। साइन x देख लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू होती है जी 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो साइन 0 से 1 तक ये तो इंक्रीज़ किया है। जबकि अगर हम कॉस को देखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 के ऊपर 0 हो जाता है, तो कॉस तो भाई डिक्रीज़ करता है। तो साइन ने इंक्रीज़ किया। यहाँ लिखा था बोथ ए एंड बी, जब बी नहीं है तो बोथ ए एंड बी भी ख़त्म हो जाएगा और डी ऑप्शन है जी इसमें नन, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सी, साइन। अब आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को भी इसी तरह चेक कर लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट, इन सब क्वाड्रेंट में देख लीजिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहाँ पे इंक्रीज़ करती है, कहाँ पे डिक्रीज़ करती है। ये क्वेश्चन नस के पेपर में है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है। क्वेश्चन 16, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 to 100 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। 1 + 3 + 5 और लास्ट ऑड नंबर होगा 99। अब आप ये देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है। और SN फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है SN = n/2 और A1 और प्लस का AN। एन डिनोट करता है नंबर ऑफ़ टर्म्स को। 1 से 99 तक नंबर ऑफ़ टर्म्स आ जाएंगी 50/2। A1 है फर्स्ट टर्म और AN लास्ट टर्म 99 है, तो 50/2 इंटू 100, 50 इंटू 50, तो ये आंसर आ जाएगा जी 2500, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन है। अगर हमें लिमिट्स इन्फिनिटी पे दी गई हो और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री सेम आ रही हो, तो इनके जो कोफिशिएंट की रेशो होती है वही आंसर होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर लिमिट इन्फिनिटी पे दी गई है x²
यानी पॉलिनोमियल की डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में डिग्री सेम होगी तो इनके कॉफिशेंट की रेशो ही आंसर होगा, यानी इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 3/4 के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 18, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x रेज टू पावर 5 माइनस 243 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9। अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो ये फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म पर आप लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x की पावर 5 x की पावर 4, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। और यहाँ और इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5 इंटू एक्स क्यूब, फिर 5 इंटू 3 क्यूब, और 3 का क्यूब होगा जी इसमें 3 की पावर 3 आ जाएगी 27, और 27 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आंसर आ जाएगा 135, जो कि ऑप्शन आ रहा है जी डी में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20 और 21। पहले क्वेश्चन 21 सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 1/1 प्लस साइन एक्स, और इन दोनों से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ, वो नेगेटिव इस नेगेटिव को कर देगा पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन कॉमन लेने से नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आएगा जी इन दोनों में एलसीएम 1 प्लस का साइन एक्स इंटू 1 माइनस का साइन एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस का साइन एक्स 1 फिर प्लस का साइन एक्स, ये कैंसिल, ये आ जाएगा जी 2, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वेयर एक्स के, और 1 ओवर कॉस जो है बराबर होता है सीकेंड स्क्वेयर के। तो ये हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगी सी, क्वेश्चन नंबर 21 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20 सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन 20, a sector cut from a circle of radius 5 centimeter has a perimeter 16 centimeter। एक सर्कल था जिसे कट किया गया। A sector cut from a circle of radius 5 centimeter has perimeter 16 centimeter, find the area of this sector। देखिए ये हमारे पास एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है कि इसका रेडियस 5 है, ये लेंथ भी 5, इस लेंथ को हम नाम रख देते हैं जी एल का, और जो टोटल पेरीमीटर गिवन है वो 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है जी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 5 + 5 + L इज़ इक्वल टू 16, L इक्वल हो जाएगा यहाँ से 6 के, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब चूँकि इस पर एंगल गिवन नहीं है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ हाफ आर इंटू आर थीटा, और हाफ आर, और जो एल है वो बराबर किसके होता है जी आर थीटा के। तो इस आर थीटा की जगह पे हम वैल्यू लगा सकते हैं 6, और हाफ आर की वैल्यू 5 है और ये 6 है, आंसर आ जाएगा जी 15। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन ए में है जी हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बाइनोमियल का ये क्वेश्चन है। मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ से एक एमसीक्यू और बनेगा, अगर बाइनोमियल में ये जो इंडेक्स है हमारा, अगर बाइनोमियल में इंडेक्स हमारा इवन हो तो एक मिडल टर्म आती है। इस वक्त जो इंडेक्स है, इंडेक्स बराबर है 10 के, तो यहाँ पर 1 मिडल टर्म,
सिर्फ एक ही इसमें मिडल टर्म आएगी और वो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा n+2 डिवाइडेड बाई 2 और n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10+2 डिवाइडेड बाई 2 तो 10+2 करेंगे 6 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे 10+2 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 टर्म इसकी मिडल टर्म आएगी। r की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 5 और TR+1 बाइनोमियल में फार्मूला होता है NCR a⁻n-r और y⁻r और इसमें चूँकि हमने अब फाइंड करनी है 6 टर्म बाइनोमियल में पहली टर्म का साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 टर्म का साइन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आंसर तो हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर आता है। तो इसमें n की वैल्यू 10 है, r हमने 5 रखना है, 10c5 a की वैल्यू है जी x/r⁻10⁻5 और यहाँ पर b लिखिए b⁻r होगा माइनस का x/y�5। r की वैल्यू मैंने इसमें 5 लिखी है और n की वैल्यू इसमें मैंने 10 लिखी, a x/y है और b हमारे पास है जी माइनस का x/y। अब आप देखिए 10⁻5 ये भी 5 आ जाएगा। एक तो यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा 10c5 x/y�5, फिर y/x�5, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आंसर 10c5 आएगा और इसमें चूँकि x और y भी नहीं आ रहे इसलिए ये ऑप्शन भी ख़त्म है। 10c5 आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा -252 के। 10c5 का फार्मूला होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 10 - 5 फैक्टोरियल। इस सारे को सॉल्व करने से आंसर आएगा -252। क्वेश्चन 22, इफ़ 3i + 2j + 8k and 2i xj + k are at right angles then x is equal to, यानी दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल के ऊपर हैं। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की और दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किस चीज़ के बराबर है, 0 के। और डॉट प्रोडक्ट इस तरह फाइंड आउट करते हैं, i के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में प्लस, फिर j के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में प्लस और k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0। यानी i, j और k के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल करेंगे 0 के। और यहाँ से अगर हम x फाइंड आउट करें तो 2x 8 और प्लस का 6 ये आ जाएगा जी 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -7 जो कि ऑप्शन सी में आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, 0 to π/2 secant स्क्वायर sin x ओवर secant x इंटू dx इन चार ऑप्शन में से किसके बराबर है। इसे सॉल्व करके देखते हैं जी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π/2 secant स्क्वायर sin x इंटू cos x dx। ये जो 1/secant था 1/secant इसे मैंने लिख दिया है cos और यहाँ पे एक अब सब्स्टिट्यूशन करने लगे हैं कि पुट करेंगे जो sin x है उसे नाम रखने लगे हैं t का और sin x का डिफरेंशियल आ जाएगा cos x इंटू dx, t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। इंटेग्रेशन में जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशियल नज़र आ जाए तो उसे आपने नाम रख देना t का, इससे इंटेग्रल आसान हो जाता है। जैसे sin x का डिफरेंशियल है जी cos x dx और आगे t का डिफरेंशियल dt। फ़ायदा ये हुआ कि ये जो cos x dx है इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं। अब ये इंटेग्रल आ जाएगा secant स्क्वायर और जो sin x है उसे हमने नाम रखा है t का और cos x dx इसे हमने नाम रख दिया है dt। अब एक ये है कि आपने वेरिएबल चेंज किया है इंटीग्रेशन में, नए वेरिएबल की हमने लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी है। अगर हम t की लिमिट्स कैलकुलेट करें, अगर x अप्रोच करता है 0 पे
तो साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो टी अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो पे, एक्स अप्रोच करता है पाई/2 पे 90 पे, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो टी अप्रोच कर जाएगा 1 पे। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट्स आ जाएंगी वो 0 to 1। और सीकेंड स्क्वायर टी की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट टी, और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to 1। अपर लिमिट्स पुट करेंगे टेंजेंट 1 माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट 0। जहाँ जहाँ टी था वहाँ पे पहले 1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, तो फाइनली आंसर हमारे पास आ जाएगा जी टेंजेंट 1, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 24, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 1/1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला इसके ऊपर लगा दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर यहाँ हम इसके और फैक्टर बना सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं और एक क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर फैक्टर डिस्टिंक्ट हो तो एक लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर लीनियर फैक्टर है जी मेरे पास 1 माइनस एक्स, तो उसके लिए कांस्टेंट a आएगा। लीनियर फैक्टर 1 प्लस एक्स, उसके लिए कांस्टेंट b आएगा। और क्वाड्रेटिक के लिए दो लिखे जाते हैं, कांस्टेंट पहले के साथ x लगाते हैं, फिर आगे कांस्टेंट, तो cx प्लस d। और इसमें ये ऑप्शन भी नहीं आ सकती क्योंकि क्वाड्रेटिक में दो कांस्टेंट चाहिए, यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर ही नहीं है, तो इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बी, क्वेश्चन नंबर 24 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25। नंबर 25, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ सर्कम रेडियस आर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल में? इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है कि जिसके अंदर तमाम साइड जो हैं वो इक्वल आएँ और तमाम एंगल जो हैं ये भी इक्वल हों, और हर एंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर वो 60 का आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 180 के। जी इसका ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि हम कैपिटल आर को लिखें ABC/4 डेल्टा। ये कैपिटल आर का फार्मूला है, ये एक आपका अलग से MCQ आ गया। और डेल्टा होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ इस फार्मूले को एंटी टेस्ट में अप्लाई करने के। आप देखिए इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि कैपिटल आर का फार्मूला एक ये भी होता है A/2 साइन अल्फ़ा। कैपिटल आर इसके बराबर भी है A/2 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से कैपिटल आर इज़ इक्वल टू A/2 और साइन अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 60 डिग्री साइन, क्योंकि एक ट्राइंगल इक्विलेटर है तो इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। और साइन 60 जो होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इसका आंसर आ गया कैपिटल आर का A/√3, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा A/√3। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन इसके ऊपर लगाएंगे जी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉस 13 पाई की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए एक फार्मूला आप लिख लें, कॉस n पाई बराबर होता है -1⁻n, यानी पाई का जो भी कॉफिशेंट होगा उसको आपने -1 की पावर में लिखना है। तो यहाँ पे आ रहा है कॉस 13 पाई -1 की पावर 13, आंसर -1 आ जाएगा, तो ऑप्शन इसमें ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये जीके का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं 7,4 और एक पॉइंट है जी -1 और फिर -2।
अगर मैं इस पॉइंट को नाम रख दूं ए और इस पॉइंट को हम नाम रख दें बी का, और अगर हम फाइंड करें स्लोप ऑफ ए बी, तो y2 माइनस का y1 ओवर x2 माइनस का x1 माइनस का 6 ओवर माइनस का 8, ये आ जाएगा जी 3/4। और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे, यानी इसके मिड पॉइंट से पास करे। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होती है इसका नेगेटिव साइन से रेसिप्रोकल। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी -4/3। अब आप देखिए, अगर आप इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x इसमें 4 आ रहा है, y का कोफिशिएंट -3 है, तो इसकी स्लोप तो 4/3 हो रही, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी स्लोप आ रही है जी माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, इसकी स्लोप -3/4 आ रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप कितनी है 4/3। और इसको अगर हम चेक करेंगे माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये स्लोप -4/3 बन रही है। अब एक चीज़ और वेरीफाई करवानी है कि ये इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास करता हो, क्योंकि एक ऑप्शन हमें नन ऑफ दीज दी गई है। अब हो सकता है ये परपेंडिकुलर तो हो लेकिन मिड पॉइंट से पास ना करता हो, वो ऑप्शन चेक कर लें। मिड पॉइंट निकालेंगे 7 - 1 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 4 - 2 2 उसको 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए आप इसमें अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ 12 और प्लस का 3, y की जगह 1 पुट करेंगे 15, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो इसका मतलब इसमें जो राइट ऑप्शन आ जाएगी वो 27 में C आ जाएगी जी। क्वेश्चन 28, 29 और 30। तो क्वेश्चन 28 है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स इज। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। और सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये इलिप्स अलोंग x एक्सिस है या y एक्सिस है। भाई अगर आप देखो डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर ग्रेटर है डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर से, तो ये पहला एक और MCQ तैयार हो गया कि ये हमारी जो इलिप्स है अलोंग y एक्सिस है। इलिप्स जो है वो अलोंग y एक्सिस है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है ना, इलिप्स उसी के अलोंग होती है। अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होता तो ये इलिप्स क्या होती, अलोंग एक्स एक्सिस होती। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए फार्मूला होता है y = ± c/e²। ये डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला है। ये एक अलग से MCQ हो गया। फिर आप देखिए कि इसमें जो C है वो बराबर होता है AE के, C बराबर होता है AE। तो यहाँ से C/E को हम A भी लिख सकते हैं, C/E को A भी लिखा जा सकता है। तो ± C/E × 1/E, और जो C/E है इसकी जगह पे लिख रहे हैं A/E। अब ये एक हो गया कि जी ये अलोंग y एक्सिस है। दूसरा MCQ डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है, y = ±c/e²। ये तीसरा MCQ। चौथा MCQ जिसमें क्या है कि C किस चीज़ के बराबर होता है, AE के। पांचवा MCQ डायरेक्ट्रिक्स का एक और फार्मूला मिल गया ± a/e। अब छठा MCQ इसी के कि एसेंट्रिसिटी किस तरह फाइंड आउट करनी है। एसेंट्रिसिटी ये है कि आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, x² y² के डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है। जो बड़ा नंबर होगा वो लिखेंगे और जो छोटे वाला नंबर है उसे माइनस करेंगे
और जो ग्रेटर नंबर है उसी पे ही आपने डिवाइड कर देना है। ये इलिप्स की आ जाएगी एसेंट्रिसिटी। दोबारा बता रहा हूँ 1625 यानी डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों में देखेंगे किसका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर आ रहा है। जो ग्रेटर होगा वो पहले उसमें से लेस वाले को आप करेंगे माइनस और ग्रेटर वाले पे ही डिवाइड कर देंगे। तो ई यहाँ से एसेंट्रिसिटी बराबर हो गई 25 में से 16 माइनस किया, ये रह जाएगा जी 9, 9 का स्क्वायर रूट 3/5। इसकी एसेंट्रिसिटी 3/5 आती है। ये 6 MCQ हो गए। अब लगा के देखते हैं जी एक और MCQ कि y जो है वो हम लिख रहे हैं कि y बराबर है a/e के। अब इसमें a क्या है, दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो a² होगा, यानी इसको मैं कंपेयर करूँगा x²/b², y²/e² इज़ इक्वल टू 1। दोनों के डिनोमिनेटर में जो ग्रेटर वैल्यू है वही हमारे पास a² है। a² अगर 25 आ गया तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं जी, +-5 डिवाइडेड बाय एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी कितनी हुई आई हुई है 3/5 और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी 3y और प्लस का 25। अब आप देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन में आ रहा है जी 3y और प्लस का 25। इसमें 3y + 5 है, 3y + 25 एक डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें आंसर जो राइट ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन हमारी बी आ जाएगी। तो इस एक MCQ के अंदर हमने 6-7 MCQ जो है और सीख लिए हैं, कितने ज़्यादा बना ली। नेक्स्ट है जी, इसे मैं पहले रेस कर दूं फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29। में क्या आ रहा है जी 25x² माइनस का 16y² इज़ इक्वल टू 400। एसिम्पटोट्स ऑफ दी हाइपरबोला जी, एसिम्पटोट्स ऑफ दी हाइपरबोला 25x² माइनस का 16y²। इस हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स क्या होंगे। पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, 400 पे डिवाइड करेंगे तो x²/16 माइनस का y²/25 इज़ इक्वल टू 1। इस 400 के मैंने दोनों वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड कर दिया। अब इसके हम कंपेयर करेंगे x²/a² माइनस y²/b² इज़ इक्वल टू 1 के साथ। अब a² इसमें आ जाएगा 16, b² की वैल्यू 25 इसमें आ जाएगी। ठीक है जी। अब एसिम्पटोट्स होता है y इज़ इक्वल टू +-b/ax, ये फार्मूला है। और ये जो हाइपरबोला हमारे पास बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है अलोंग x एक्सिस। उसका एसिम्पटोट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, y इज़ इक्वल टू +-b/ax। तो y इज़ इक्वल टू +-b की वैल्यू 5, a की 4, तो y इज़ इक्वल टू +-5/4x और 5/4x जो है वो ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29 में ऑप्शन ए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x² विद रिस्पेक्ट टू x²। विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, उसने कहा डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x² डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए अगर मेरे पास सिर्फ टेंजेंट x होता तो हमें पता है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। और आगे फिर हम इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर है, 1 के। लेकिन यहाँ फंक्शन आ रहा है टेंजेंट x², तो टेंजेंट x² का डेरिवेटिव होगा sec² x²। और आगे फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है और x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x² किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के। तो यहाँ टेंजेंट x² का डेरिवेटिव बनेगा जी sec² x², जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन 30 में ऑप्शन जो है वो डी आ गई। तो ये थे जी हमारे पास 30 क्वेश्चन डिफरेंट पेपर्स के अंदर।
बड़े सालों से मैंने रफ़ पेजेस के अंदर लिखे हुए थे। आज मैंने आपको किसी स्टूडेंट्स ने कहा कि जी वो पेपर भी सॉल्व करके दें, क्योंकि यूईटी ईकैट के हमने पूरी पास पेपर सीरीज़ जो है वो उसका सलूशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि जी की प्यास नस के क्वेश्चन भी आप पेपर वो भी सॉल्व कीजिए। तो ये 30 क्वेश्चन से बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।